जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का बुक यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान। हमारा चल रहा है इसमें भारत का भूगोल और आज हम पढ़ रहे हैं 13वां एक्सरसाइज भारत की जनगणना। देखो, जनगणना 2011 के बेस्ड पे है ये, पर इसमें हम जो डाटा है उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि 2021 में फिर से जनगणना आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम इसमें कवर कर लेते हैं। जनगणना एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा 2011 का, क्योंकि 2021 आने वाला है, ठीक ना। तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक जनगणना में ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला दिया गया यहाँ पे, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। जो देश में जनगणना होगा वो किसके अंतर्गत होता है? संघ सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। ये आर्टिकल 246 में दिया गया है और साथ ही यह संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। ये क्लियर हो गया। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन कार्यरत होता है। एट फर्स्ट तो ये हुआ कि ये संघ सरकार के द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही इसका जो मॉनिटर करता है वो कौन करता है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एक पोस्ट होता है, वो उसके निगरानी में ये होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को भी जारी करता है। ये सब काम किसका हुआ? होम मिनिस्ट्रालय के अंतर्गत आने वाली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो पोस्ट है उसका ये सारा काम हुआ। ओके, देखो, अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हो, कोई मैसेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो हमको। वहाँ पे सर्च करना होगा आपको टायरलेस कुमार, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो अगर नहीं मिल रहा है आपको तो। आगे दिया गया यहाँ पे, वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। डॉक्टर सी चंद्रमौली वर्तमान में, हालांकि ये अब है नहीं क्योंकि ये 2009 का है। अभी जो है वो है विवेक जोशी। विवेक जोशी, ठीक ना, याद नाम रखना, विवेक जोशी। क्योंकि 2021 का जो जनगणना होगा वो भी इन्हीं के अंतर्गत होगा। साथ ही 2014 में जो हुआ था, 11 में जो हुआ था वो भी इसी के अंतर्गत हुआ था, विवेक जोशी का। क्लियर? यहाँ पे इस लाइन को पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हो गए? विवेक जोशी। इसके पूर्व इस पद पर कौन थे? सी चंद्रमौली। और उसके पूर्व कौन थे? देवेंद्र कुमार सिकड़ी। ओके, तो 3 आपका हो गया। विवेक जोशी का नाम याद रखिएगा। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी, तो 2021 का जो जनगणना वो कौन सी हो जाएगा? 16वां जनगणना हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का ये 7वां, तो अब ये क्या हो जाएगा? 8वां जनगणना हो जाएगा। इसका शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा हमेशा 1 अप्रैल को शुरू किया जाता है। तो 1 अप्रैल 2010, तो अभी 1 अप्रैल 2020 में शुरू किया जाएगा जो 21 का जनगणना होगा। ओके, सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जातिगत जो जनगणना होता है वो 2010 में स्टार्ट किया गया। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, कोरोना के चलते जनगणना भी नहीं हो रहा, पर वो होगा तो आप उसको थीम याद रखोगे। अभी याद रखना है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और कुछ स्टैटिक फैक्ट दिया गया है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में, भारत के नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। इसको फिर से रिपीट कर लो। भारत में जो पहला जनगणना हुआ वो हुआ 1872 में लॉर्ड मियो के टाइम में, लेकिन जो नियमित जनगणना मीन्स प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना वाला कंसेप्ट है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लूडन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है। सबसे व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन ही करवाता है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी।
दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। सबसे पहले जो दशकीय जनगणना होता है, भारत में भी दशकीय होता है, 10 साल के बाद जनगणना होता है, वो सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1790 से ही। भारत में वो 1881 में, मतलब अप्रोक्स 90 साल के बाद। 1801 की इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। 1801 से इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। यहाँ पे जो है वो मीन्स अब वो नेचुरल डाटा दिया गया है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो उसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया गया कि महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। तो भारत की जननांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महाविभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रहा, निगेटिव में चल रहा था। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। ओके, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि जो है वृद्धि वो 61-71 के बीच हुआ था, जिस टाइम में क्या आया था, मीन्स हरित क्रांति आया था। उस टाइम में अकाल भी आया था। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई, ये आपको जानना होगा। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, तो उसके लिए निकालने के लिए क्या होता है, कुल जनसंख्या बाय कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या मीन्स जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना लोग रह रहा है ना, वो उसका डेंसिटी हुआ। इसके लिए क्या करते हैं, भारत की कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल कितना है उसको डिवाइड दे दो, तो वो निकल जाता है जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे अधिक है। ओके, यहाँ पे है लिंगानुपात। ये क्या होता है, तो स्त्री की संख्या नीचे पुरुष की संख्या मल्टीप्लाई 1000, ठीक ना, मीन्स 1000 पुरुष पे काउंट किया जाता है महिलाओं की संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने पुरुष पे काउंट किया जाता है, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की स्थिति क्या है वही निकाला जाता है लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह के प्रति 1000 पुरुष की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्री की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं, CSR। शिशु लिंगानुपात निकालने के लिए है कि बालिकाओं की संख्या बट्टे बालिकाओं की संख्या गुने 1000, क्योंकि बच्चों का जो लिंगानुपात होगा सेम है, मीन्स लड़की बट्टे लड़का गुने 1000, वही चीज़ है, लेकिन इसमें बच्चा का है और उसमें बड़े का होता है। साक्षरता दर निकालने का क्या है कि टोटल साक्षर जो संख्या है वो प्लस टोटल आबादी कितना है, जो कि 7 प्लस है। 7 से कम एज का बच्चा पढ़ता नहीं है, तो 7 से ऊपर वाले की आबादी मल्टीप्लाई 100, इसमें मल्टीपल 100 होता है। 10 की वृद्धि दर निकालने के लिए तो जैसे परसेंटेज लाभ निकालते हो ना, परसेंटेज लाभ क्या लिखते हो, लाभ गुने 100 बट्टे कराए मूल, यही लिखते हो ना। तो लाभ मतलब जो डिफरेंस होगा, मतलब वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या गुने 100, और पूर्व जनसंख्या मतलब स्टार्टिंग कराए मूल। ओके, तो यही होता है जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का तरीका। घाटे दर वाला में यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या नहीं, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे लिख दोगे तो घाटा निकल जाएगा। आगे यहाँ पे सॉरी घाटा नहीं, मीन्स पूर्व जनसंख्या हमेशा लिखा जाएगा। छठा यहाँ पे है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की जनसंख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या को दर्शाता है। यानी शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 ये काउंट किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1000 पे ये काउंट किया जाता है। तो जनगणना के बारे में इतना ही यहाँ फैक्ट दिया गया था। अब दिया गया है कि 2011 का क्या जनगणना था, वो हमारे लिए थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो 21 का जब आएगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, आपके एग्जाम में वो हेल्प कर देगा। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।